सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। हमने बहुत प्यारे तरीके से कॉस्टिंग का रिवीजन खत्म करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने खत्म किया था इंट्रो। उसके बाद खत्म किया था रेशियो एनालिसिस, जो ऑन एन एवरेज 5 नंबर के लिए आता है या 10 के लिए भी आ सकता है। उसके बाद हमने खत्म किया लिवरेज, जो ऑब्वियसली हमारे पास 10 नंबर का आएगा। और आज हम लेके आए आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पिछले 2 बार से हमारे पास 10 नंबर के लिए देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे तरीके से हमारा सबसे 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 आसान चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं यार? देखो, बहुत सीधी सी चीजें हैं। हमने ये बचपन से देखते आ रही है। हमें पता है कि एक कंपनी बहुत तरह से अपनी कैपिटल रेज कर सकती है, या तो इक्विटी के फॉर्म में, या डिवेंचर के फॉर्म में, या फिर प्रेफरेंस के फॉर्म में। तो ये जो कंपनी के पास तरीके होते हैं जिनमें वो किसी भी फॉर्म में अपना कैपिटल रेज कर सकती है, उसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली होता है इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अमित भाई, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? एग्जैक्टली यार, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताई थी इंट्रो में, फिर रेशियो बताया था, फिर लेवरेज, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना हमारे दिमाग में घुस के बैठ जाए। कैसे? चलो जल्दी से एक बार देखते हैं, ठीक है। हमने सेल्स किया, उसमें से करी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि देता है मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन। उसमें से मैंने क्या माइनस किया? उसमें से मैंने माइनस किया मेरा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो देता है मुझे मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी जैसे ही आया, हमने माइनस किया इंटरेस्ट, फिर हमने उसमें से माइनस किया टैक्स, उसमें से माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, आ गया हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जिसको ये फॉर्मेट याद हो गया ना, उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, चलिए। अच्छा, एक चीज बताइए दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या मिलता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, वो मिलता है? हाँ, हम बोल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? उन्हें मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड, किस में से? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। और डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? उनको मिलता है इंटरेस्ट, किस में से? उनको इंटरेस्ट मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। तो उमेद भाई, इसके थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हो? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास तीनों सोर्सेस को पेमेंट करने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है? मतलब जो मैं इंटरेस्ट देता हूं, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड देता हूं, उसके बाद मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हूं, वो क्या? मैं सबसे पहले बेसिक चीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ही देता हूं, है ना? चलिए, बहुत अच्छे। अब ये देखिए बहुत प्यारा फॉर्मेट, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में मतलब हम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? या तो मैं कोई मशीन या कोई चीज रिप्लेस कर रहा हूं, या मैं मॉडर्न मशीन खरीदना चाह रहा हूं, या फिर मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूं, पहले एक ही शहर में था दूसरे शहर में जाना चाह रहा हूं, या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पहले मैं सिर्फ बिस्किट्स बनाता था, अब मैं बिस्किट्स और पेस्ट्री भी बनाना चाह रहा हूं। ठीक है। अब इन चीजों के लिए मुझे मेरे पैसे चाहिए होंगे ना। तो पैसे कहाँ से आ सकते हैं? या तो मैं खुद के पैसे यूज करूं, या डेट्स यूज करूं, या और इक्विटी शेयर्स यूज करूं। ठीक है। वो हमारे पास डिसीजंस पता चलेगा इस चैप्टर में। कैसे कैसे कैसे? देखो, हमारे पास ना इसमें बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और चारों तरह के क्वेश्चंस ना मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अमित भाई, कौन कौन से क्वेश्चंस? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ना हमें बताएगा कि कंपनी को फंड्स रेज करना है। ठीक है भैया, फंड्स रेज करना है, और ना 2 या 3 ऑप्शन दिए होंगे। एक बोलेगा कि यार मैं फंड्स रेज कर सकता हूं पूरा इक्विटी के में से, या मैं यूज कर सकता हूं इक्विटी और डेट दोनों में से, या मैं पूरा डेट से ही रेज कर सकता हूं। ठीक है। तो पता है, इक्विटी अगर मैं रेज करता हूं, ठीक है, तो मेरा इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट ज्यादा लोगों में बंटना स्टार्ट हो जाएगा, सबको कम कम प्रॉफिट मिलेगा। या फिर मैं डेट ले सकता हूं, लेकिन डेट में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरे पास पैसे ही प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो अब ये बताता है कि यार मैं इनमें से कौन सा तरीका चूज करूं। तो हमारे पास ना 2-3 तरीके दिए हुए इसको इवेलुएट करने के लिए। कैसे? देखो, मेन काम, अगर आप पहले वाले में देखोगे, हमने क्या बोला, अगर मैं ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू कर देता हूं, ठीक है, तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को अब जितना प्रॉफिट मिलेगा वो कम हो जाएगा ना। उसका मतलब क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट मिला। दूसरा केस, जब मैं डिवेंचर्स इशू करता हूं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट वैसे ही गिर जाएगा, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा। मतलब एट द एंड जाके बात आ रही है किस पे? इक्विटी शेयर होल्डर वालों पे। तो बस अपने को ये चीज निकालना है कि हर एक केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या मिलता है। जिसमें सबसे ज्यादा मिल रहा होगा उन बेचारों को, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाएंगे। और कभी कभी ना अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा
अपने पास पीई रेशियो भी दी होगी। तो पता है हमें क्या करके आना है, एक सेकंड गाइस, आप लोग को दिख नहीं रहा क्या? अब दिखेगा, हाँ। अपने को ना कभी कभी पीई रेशियो भी मेंशन होगी, तो पता है हमें क्या करके आना है, हमें ये पता है अमित भाई, रेशियो में ना आपने पढ़ाया था पीई रेशियो का मतलब होता है एमपीएस बाय ईपीएस। तो बस कभी कभी बोलेगा कि पीई इंटू ईपीएस कर देना, अपनी एमपीएस आ जाएगी। तो जिस दोनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में अपनी एमपीएस ज्यादा होगी वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे, बात खत्म, डन, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया? चलिए, बहुत ज्यादा आसान। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, दो तीन तरह के हमारे पास ऑप्शन होंगे कि यार ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, इसमें से हमें चूज करना है, हम चूज कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए क्या इसका कोई क्वेश्चन देखे क्या, आइए एक बार इसका फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न केमिकल लिमिटेड्स विजिबल है, हाँ चलिए विजिबल है। मॉडर्न केमिकल लिमिटेड्स को 25 लाख रुपए चाहिए एक प्लांट के लिए, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। हमें चाहिए 25 लाख रुपए, ठीक है, 25 लाख। अरे ये तो अपन ने 2.5 करोड़ लिख दिया, 25 1 2 1 2 3, इसलिए मैं बोल के लिखता हूँ। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 5 लाख। तो अपनी ईबीआईटी 5 लाख आएगी। पता है इन क्वेश्चंस में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक ऑप्शन में ना अपनी ईबीआईटी सेम होती है, जब तक क्वेश्चन में बदलने ना बोले, ईबीआईटी सेम होती है, ठीक है। अमित भाई ईबीआईटी चेंज भी होती है क्या? अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारी ईबीआईटी सेम होगी। While deciding about the financial plan, company considers the objective of maximizing earning per share। मतलब ईपीएस ज्यादा होना चाहिए, नहीं बोलता तब भी तो अपन अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ही देख रहे हैं ना, ठीक है चलो। इट हैज 3 अल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। या तो मैं 2.5 लाख का डेट रेज कर लूं, ठीक है, और 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। मतलब कह रहा है मेरे को चाहिए कितना, टोटल चाहिए 2.5 लाख, 25 लाख। पहले केस में बोलता है कि डेट रेज कर लूं 2.5 लाख, इक्विटी कितनी रेज करूंगा, इक्विटी रेज करूंगा 22.5। दूसरे केस में बोलता है 10 लाख का डेट रेज कर लो, तो मेरे को इक्विटी रेज करनी पड़ेगी 15 की। बोलता है या तो 15 का डेट रेज कर लो, मेरे को इक्विटी रेज करनी पड़ेगी 10 की। अब विजिबल होगा क्या अपने को? नहीं, यहां से कट रहा है ना अपना, चलो ठीक है, मैं अंदर करके लिखता हूं उसको, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले वाले ऑप्शन में बोलता है 2.5 लाख रेज करो, दूसरे में बोलता है 10 लाख रेज कर लो, तीसरे में बोलता है 15 लाख रेज कर लो, ठीक है। इतना डेट रेज करूंगा तो इक्विटी कितनी रेज करनी पड़ेगी, इक्विटी 22 लाख, इक्विटी 15 लाख, इक्विटी 10 लाख रुपए, बात खत्म, ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन में दूसरे वाले ऑप्शन में बोलते हैं तीनों में से चूज कौन सा करूं जिसमें मेरी अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए सबसे पहले ईबीआईटी माइनस उसमें से इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो बस बात खत्म, वही आ जाएगी हमारी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ चल रहा है क्या? द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 150 रुपए एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख से ऊपर लेता हूं ना तो मेरी शेयर प्राइस 125 रुपए पे गिर जाएगी, मतलब इस वाले केस में मेरी शेयर प्राइस 125 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख, 15% ओवर 2.5 लाख एंड 10 लाख तक, एंड 20% ओवर 10 लाख रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। देखिए बहुत ज्यादा आसान ऑप्शन है, 25 लाख रुपए चाहिए, 2.5 लाख रुपए सबसे पहले वाला केस पकड़ते हैं, ठीक है। उसमें बोला है कि मेरे को 2.5 लाख रुपए डेट से चाहिए और चाहिए इक्विटी से कितने, 22.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले ये बताओ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करूंगा? सिंपल है, अमाउंट रिक्वायर्ड बाय फेस वैल्यू करूँ क्या? नहीं यार, मार्केट वैल्यू करूंगा ना, अभी जितना मार्केट वैल्यू चल रहा है उतने पे इशू करूंगा तब तो कोई लेगा ना। फेस वैल्यू 10 रुपए पे इशू कर दूंगा तो सारे टूट पड़ेंगे। मेरे को जब अभी मार्केट वैल्यू मिल सकती है तो इशू करके मार्केट वैल्यू उठाऊंगा ना, बात खत्म। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करूं? मेरे को चाहिए 22,50,000 रुपए और मेरी मार्केट शेयर चल रही है 150 रुपए। सेकेंड ऑप्शन में भी यही होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, बोलता है कि मैं 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन रेज कर रहा हूं ना, तो बोलता है यहां मेरी मार्केट शेयर 125 रुपए हो जाएगी, तो यहाँ इक्विटी शेयर्स चेंज हो जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है। डन क्या? चलो ठीक है। पहले वाले केस में हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा? सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे 10%, 10% बोला है क्या? 2.5 लाख पे 10%, ठीक है। अगले वाले केस में मैं कितना रेज कर रहा हूँ? अगले वाले केस में मैं रेज कर रहा हूँ 10 लाख रुपए,
तो 2.5 लाख पे तो लगेगा 10%, अगले 7.5 लाख पे लगेगा मुझे 15%, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन में यही लगेगा, अगले 15 लाख, अगले 5 लाख पे, अगले 5 लाख पे मुझे लगने वाला है 20%, बात खत्म, हो गया, दैट्स इट, बात खत्म। अर्निंग्स आ गई, इंटरेस्ट आ गया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा टैक्स, बस हो गया, बात खत्म। डिविडेंड कुछ दे ही नहीं रहे, ये देखो ईबीआईटी 25 थी, इसमें सिर्फ लगा 25, ये निकाला था ना मैंने, इसमें लगेगा हमारा 25,000 और 7.5 पे 15%, इसमें लगेगा 2.5 पे 10, 7.5 पे 15, 5 लाख पे 20%, बात खत्म, दैट्स इट, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इंटरेस्ट माइनस करेंगे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, बात खत्म। हर एक ऑप्शन में हमारे पास इक्विटी शेयर्स बदलने वाले हैं, देखा था ना अपन ने, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, बात खत्म, हो गया, क्या टेंशन है अपने पास। यहाँ पे ये अपना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग यहाँ पे ये चीज ध्यान रख लेना। दस हजार शेयर्स यहाँ है, यहाँ है 8,000 शेयर्स, यहाँ पे है 15,000 शेयर्स, बस बात खत्म। द कंपनी शुड रेज 10 लाख फ्रॉम डेट एंड 15 लाख, तो सबसे बोलता है सबसे सबसे ज्यादा देखो अर्निंग्स किस में आ रही है, हमारी ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेना है, सबसे ज्यादा ये है, तो बस बात खत्म। 5 लाख रुपए, इसमें से हम लोग 2.5 लाख रुपए इरेज करेंगे, उसमें से कहाँ गया यार, हाँ 10 लाख रुपए अपन रेज करेंगे डेट में से, और बाकी 15 लाख इक्विटी के थ्रू, आंसर वही है क्या, 10 लाख डेट में से, 15 लाख इक्विटी में से, बात खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था ना, टेंशन ही नहीं लेनी थी। दूसरे वाले केस में बोलता है, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पता क्या बोलेगा, हमें बोलेगा कि ईबीआईटी और अर्निंग्स वगैरह का डाटा नहीं देगा हमें, सिर्फ दे देगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेटा दे देगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब यार अपन अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे अपन, उसमें बोलता है कि देखो जब भी मैं कोई कैपिटल रेस करता हूँ, इक्विटी रेस करता हूँ, तो इक्विटी रेस करता हूँ तो उनको क्या देना पड़ता है मेरे को, डिविडेंड, ठीक है। डिवेंचर रेस करता हूँ तो क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर मान लो मैंने 10 लाख का डिवेंचर रेस की है और उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग दिस 10 लाख रुपए इज 10%, मुझे 10% देना पड़ रहा है 10 लाख रुपए रेज करने के लिए, तो बस दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हर एक केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें सब कुछ डेटा दिया रहेगा, सिर्फ एक चीज निकाल के आनी है, क्या, WACC। WACC क्या अमित भाई, WACC मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालते हैं ना, तो हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज कर देते हैं। मतलब मैंने 10 लाख का इक्विटी शेयर्स लगा रखा था, 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स और 30 लाख का डिवेंचर्स, तो बस कर देंगे 10/60 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 20/60 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और 30/60 इंटू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, बात खत्म। इसके लिए अपन ने कोई क्वेश्चन उठाया है क्या, मैं एक बार देखूं, देखते चलो। इसके लिए मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी वाला पार्ट था, इसलिए अपन ने इसका क्वेश्चन ही नहीं उठाया, ठीक है। बहुत आसान तरीके से ना हमारे पास सब कुछ डेटा अवेलेबल होगा, वेट दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवेलेबल होगा, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके आना है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें कॉस्ट हमारी सबसे कम लगने वाली हो। यार देखो ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, अपन कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, या तो जिसमें मेरा फायदा सबसे ज्यादा हो रहा हो, मतलब मेरी अर्निंग्स पर शेयर सबसे ज्यादा हो, या फिर जिसमें मेरे पैसे सबसे कम लग रहे हो, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम लग रहा हो। चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। उसके बाद ना हमारे पास अगला टॉपिक आता है। पता है अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन देखा या और जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उसमें ना ईबीआईटी मेरा सेम था, ईबीआईटी चेंज नहीं हो रहा था। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना उसमें ईबीआईटी हमारा हर ऑप्शन में, जब मैं एक्स्ट्रा पैसा रेज करना चाहूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो अमित भाई अपने को कैसा पता चलेगा कि अपना ईबीआईटी जो अर्निंग्स है वो चेंज हो रही है। देखो up till here we always found that EBIT remained the same in all cases if we raise funds, ठीक है। सो वी चूज द ऑप्शन की जिसमें हमारी ईपीएस सबसे ज्यादा थी, या फिर वर्किंग कैपिटल जिसमें सबसे ज्यादा था हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अपन ने कम कर लिया। पर अब ना
हमारी ईबीआईटी भी चेंज करेगी जैसे जैसे मैं पैसा बढ़ाऊंगा। उसके लिए ना 2 पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में, तब अपन समझ जाएंगे। अमित भाई कौन से 2 पॉइंट्स? एक साफ साफ लिखा होगा कि अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू कैपिटल इज सेम एज द ओल्ड कैपिटल, या फिर रिटर्न ऑन न्यू कैपिटल इज X%। मतलब देखो, यहां से मैं आराम से समझता हूं। पहले रिटर्न ऑन कैपिटल क्या बोलते हैं? देखो, रिटर्न किसको बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल। ये मैंने आप लोगों को इसके लिए शॉर्ट्स भी डाल के दिया था कि रिटर्न वाला फॉर्मूला में एक चीज देखते हैं, मैंने क्या कमाया बाय क्या लगाया। तो सारे कैपिटल जब मैंने लगा दिया तो उनके लिए याद है, मैंने इसीलिए आपको ऊपर लिखवाया था कि जब सब लोगों को पैसा देना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उनको ईबीआईटी से पैसा देना है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब सबने क्या कमाया? सबने कमाया ईबीआईटी। अपने को देना किसको है? क्या लगाया था? कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब सारा कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि ईबीआईटी बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एकदम अमित भाई बोल सकते हैं। तो अब पता है, अब अपने पास ईबीआईटी का खेल नहीं चलेगा, अब हम परसेंटेज के साथ खेलेंगे। पता है कैसे कैसे कैसे? देखो, सबसे पहले मान लो मेरा ओल्ड ओल्ड कैपिटल था 10 लाख रुपए, ठीक है? उस पर मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी 10%, तो मतलब मेरा ईबीआईटी था 1 लाख रुपए। अब मेरा कैपिटल हो जाएगा 20 लाख रुपए और मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी 10%। तो मेरा ईबीआईटी 2 लाख रुपए नहीं हो जाएगा? यार एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मैं कुछ पैसा लेके आता हूँ या पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं प्रॉफिट बढ़ाने की सोचता हूँ ना यार। अगर मैंने 10 लाख रुपए लगा रहा था तब भी मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, अब मैंने 20 लाख लगा रहा हूँ तब भी मेरा 1 ही लाख का प्रॉफिट हो रहा था। भाई क्या फायदा एक्स्ट्रा पैसा लगाने का? कोई फायदा बना क्या? कोई फायदा नहीं बना। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन पे अपने पास साफ साफ लिखा रहेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारी, जैसे ही पढ़ेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सेम एज द ओल्ड कैपिटल या चेंजेस विद द न्यू कैपिटल, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ईबीआईटी चेंज होने वाली है। तो अब देखिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आसान, सबसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें बोलेगा कि यार मेरा ईबीआईटी बढ़ रहा है, वो कैसे समझेंगे? वो बोलेगा कि या तो मेरा कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है एज ओल्ड, या फिर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट X% से बढ़ रहा है। सबसे पहला वाला केस देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नए कैपिटल पे सेम रहेगा ओल्ड कैपिटल की तरह। तो सबसे पहले तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल चाहिए होगा ना, ठीक है? या तो वहां पे दिया होगा कि 10% था या 20% था, नहीं दिया होगा तो मैं निकाल लूंगा। निकालने के लिए अमित भाई ने अभी फॉर्मूला दिखाया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड। बात खत्म, सिर्फ इतनी सी बात है। समझ में आया? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड, बस बात खत्म। अब सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो क्वेश्चन में कभी कभी नहीं मेंशन होता, पता है क्या? अपने पास ना डिटेल्स ऑफ सारी कैपिटल अवेलेबल नहीं होते। इक्विटी का रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का रहेगा, डिबेंचर और प्रेफरेंस का नहीं रहेगा। तो पता है वहां क्या दिया रहता है? बोलता है कि मेरे पास कुछ डिबेंचर्स थे, मैंने उस पर 10% इंटरेस्ट दिया, वो बन रहे हैं 100 रुपए। तो अपने डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी? मतलब मेरे पास कुछ डिबेंचर थे, उस पर इंटरेस्ट था 10%, जिसकी वैल्यू हो गई 100 रुपए। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता डिबेंचर की वैल्यू मान लो x, डिबेंचर की वैल्यू मान लो x, तो x इंटू 10% इज इक्वल टू 100, या फिर मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10%, है ना? तो सिंपल सिंपल x मेरा आ जाएगा 1000 रुपए। यही चीज तो करके आनी है, ये देखो मैंने साफ लिखा है। Equity will be given and reserve and surplus will be given. Rate of preference dividend will be given. So we have to calculate the preference share capital by preference dividend divided by rate of preference dividend. बात खत्म। Similarly, interest on debenture will be given. So we have to calculate the debenture by interest divided by rate of interest. बात खत्म। अब पता है हमें क्या बोलेगा? सिर्फ और सिर्फ देखो, मेरे पास ओल्ड ईबीआईटी था, मैंने बोला ईबीआईटी मेरा चेंज हो रहा है तो मुझे नया ईबीआईटी निकालना पड़ेगा ना। मैंने बोला मेरा ओल्ड ईबीआईटी चेंज हो रहा है तो मुझे नया ईबीआईटी निकालना पड़ेगा ना। बात खत्म। नया ईबीआईटी कैसे निकलेगा? वही ROI इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय टोटल न्यू कैपिटल, ठीक है? या फिर ROI इंटू न्यू कैपिटल कर दूंगा तो मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। देखो, वी विल फाइनली मल्टीप्लाई द ROI जो हमने निकाला है, नया वाला ROI, with the total capital employed to get the new EBIT। बात खत्म। ये देखो ये रहा फॉर्मूला।
देन वी विल कैलकुलेट, और ये करने के बाद पता है इतना तामझाम क्यों किया, ताकि मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा सकूं, कौन सा, अर्निंग्स ज्यादा है या मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा है। बस इसमें दिक्कत एक थी कि मेरा अर्निंग्स जो ईबीआईटी थी ना वो बदल रही थी, तो बदली हुई ईबीआईटी निकालने के लिए मेरे को इतना तामझाम करना पड़ा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे अपन, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, देखो देखो देखो, क्या वो पेड़ है। ईबीआईटी दिया है हमारे पास, इंटरेस्ट दिया है, ईबीटी, इनकम टैक्स, सब कुछ दिया हुआ है। बोलता है कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है 7 लाख रुपए का, एंड रिक्वायर्ड 4 लाख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन, 4 लाख रुपए हमें चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज कांस्टेंट, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बदला ही नहीं है, सेम एज ओल्ड, ठीक है। और पता है वैसे डेट डेट बाय इक्विटी रेशियो हायर देन 40% विल ब्रिंग द पीई रेशियो डाउन। अच्छा एक बात बताओ, डेट का रेशियो क्या होता है, अपन ने पढ़ा था आज तक, डेट रेशियो इज इक्वल टू डेट बाय इक्विटी, पर यहां पे इसने डेट रेशियो का नाम दे दिया है डेट बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट रेशियो क्या होता है, देखो डेट रेशियो मतलब हमने पूरे में कितना डेट यूज कर रखा है। अपन ने पढ़ा था डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डन। यहां पे बोला है हमारे पास डेट रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, बात खत्म, कि मेरे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना है, डन, बात खत्म। हायर देन 40% विल ब्रिंग पीई डाउन टू 8, मतलब बोलता है कभी भी मेरा डेट अगर टोटल कैपिटल का 40% से ऊपर पहुंच गया ना तो मेरी पीई हो जाएगी 8, और एडिशनल डेट जो मिलेगा मुझे वो 12% पे मिलेगा, ठीक है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एडिशनल कैपिटल, you are required to find out the probable price of the share, मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। इफ द एडिशनल कैपिटल इज रेज्ड बाय डेट, अगर मैं डेट के थ्रू रेज कर रहा हूं तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कहीं भी हमारे पास दिया है क्या कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, या देखो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ये वाली लाइन आ गई, मतलब मेरा ईबीआईटी बदलेगा। अब ईबीआईटी कैसे बदलेगा, बोलता है सेम एज ओल्ड है, तो पहले मेरे को ओल्ड ईबीआईटी निकालना पड़ेगा, तो ओल्ड ईबीआईटी निकालते हैं, ठीक है। ओल्ड आरओआई निकालते हैं सबसे पहले अपन, ओल्ड आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पता है, हाँ पता है। अब चलो ओल्ड ईबीआईटी थी क्या हमारे पास 2,80,000, और अब हमारे पास निकालते हैं अपना वैल्यू, रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख रुपए दिया है, इक्विटी शेयर्स दिया है क्या कुछ, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स 30,000 रुपए 10 के भाव पे, बात खत्म। 3 लाख रुपए यहां दिए हुए, और क्या दिया है, डेट का कुछ दिया है क्या, डेट ये देखो ये रहा ना, मेरा 10%, मान लो मेरे डिबेंचर एक्स है, एक्स इंटू 10% मेरे पास दिया हुआ है 40,000 रुपए, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो मेरा आ जाएगा 4, 1 2 1 2 3, 4 लाख रुपए, बात खत्म। ये भी हो गया, और प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, बात खत्म। तो लो भैया मेरा ओल्ड आरओआई आ जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 7 7 14,000, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 14, 1 2 1 2 3, 14 लाख, 3 से 3 गए, 1 से 1 गया, ये गया 2, ये गया 10, 1/5 इज इक्वल टू 20%, बात खत्म। मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा 20%, बात खत्म। तो बोलता है नए वाले केस में कितना रहेगा, नए वाले केस में भी उतना ही रहेगा, ठीक है भैया, नए वाले केस में भी उतना ही रहेगा। तो अब मैंने बोला था न्यू ईबीआईटी कैसे निकालेंगे, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू आरओआई इंटू टोटल न्यू कैपिटल, आरओआई है 20% इंटू अपन 4 लाख और रेज कर रहे हैं, और पुराना कितना था हमारे पास, पुराना था 7 प्लस 4 प्लस 3, अब कर देंगे प्लस 4 इसमें, और तो 20% इंटू ये हो जाएगा 4 4 8 3 11 और 7 18, 18 इंटू 20% हो जाएगा 3.6 लाख रुपीस। ये है क्या हमारे पास, ये देखो 3.6 लाख रुपए आ गए, बात खत्म।
ईबीआईटी जैसे ही आ गया ना, ईबीआईटी निकालने के बाद वही काम करके आएंगे जो अपन ने पहले नंबर वाले क्वेश्चन में देखा था। मतलब इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है डन। टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है डन। उसके बाद सिर्फ एक काम करेंगे, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो उसको भी माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं माइनस करेंगे। उससे आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास अर्निंग पर शेयर। और अगर पीई रेशियो दिया है तो पीई रेशियो इनटू ईपीएस, ये हो जाएगा हमारा एमपीएस। यहाँ पे बोला एमपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेना। पता है यहाँ पे एक ही पॉइंट बस जहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे, वो मैं आपको क्लियरली मेंशन करवा देता हूँ। वो है हमारे पास यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में, अगर मान लो मैं 4 लाख का डेट उठा रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में मैं 4 लाख का डेट उठा रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल आर रेज्ड एज डेट, तो मेरा टोटल डेट कितना हो जाएगा? 4 लाख पुराना, 4 लाख नया, और टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल हो जाएगा 18। तो क्या इसका 14% बन रहा है? 8 डिवाइडेड बाई 18, 8 4 जा 32, 18 इंटू 40%, 8 चौक 32, हाथ लगा 3 4 का 7.2। तो 8 जो है मेरा वो 40% से ऊपर आ रहा है। तो इस केस में पता है सिर्फ एक चीज होने वाली है, जो भी 4 लाख पे इंटरेस्ट होगा पुराने वाले पे, वो तो जाएगा मेरा 10% पे, नए 4 लाख पे मेरा चला जाएगा 12% पे। बस बात खत्म। और इस वाले केस में मेरी पीई रेशियो हो जाएगी 8। बस और कुछ नहीं होने वाला, और सब कुछ वैसे ही, सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदलेगी। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वही, सब कुछ वही पुराना वाला, ठीक है। पुराने वाले केस में देखो सब कुछ, बस मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बदल जाएंगे। यहाँ पे दो तरह के इंटरेस्ट आएंगे, 40 लाख पे पुराना परसेंट 4 लाख पे, और 4 लाख पे नया 12% के रेट। बात खत्म, दैट्स इट डन। इस वाले केस में मेरा पीई रेशियो 8 है, पुराने वाले में 10 था, तो अब एमपीएस आ जाएगा 40, इसमें एमपीएस आएगा 36.24। तो मेरा पुराना वाला ऑप्शन ही बढ़िया है, जिसमें सारा का सारा मैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करने वाला हूँ। डन, चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। इसमें पता है क्या है? देखो सिंपल सिंपल हमारे पास एक चीज बोली है, क्या? देखो मेरा अर्निंग्स मेरे को दी है आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट बेचारे ने दिखाया है कितना, बहुत ही ज्यादा 6 लाख रुपए। अब क्या करना है इसमें? सिर्फ क्या करूं मैं, अपना इंटरेस्ट अगर जोड़ दूं 1,20,000 का, तो मेरे पास ईबीआईटी नहीं आ जाएगा, है ना। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते तब तो मेरा प्रॉफिट आता है ना, ठीक है। तो मतलब मेरा ईबीआईटी आ गया है यहाँ पे 7,20,000 रुपए का। ईबीआईटी इज इक्वल टू 7,20,000 रुपए का। डन, कोई दिक्कत नहीं। एंड रिटेन्ड अमाउंट टू 18 लाख रुपए, द इक्विटी शेयर्स इतना है, एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स अमाउंट टू 18 लाख रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच द सम ऑफ 8 लाख रुपए हमें चाहिए। It is anticipated that after expansion company will be able to achieve the same rate of return on investment। फिर से वही क्वेश्चन, इसके लिए सबसे पहले हमें पुराना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। कैसे? ईबीआईटी बाय ओल्ड कैपिटल, ठीक है। अपना ईबीआईटी कितना था? 7,20,000 रुपए। कैपिटल पुराना कितना लगा रखा था? 8 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। 8 लाख प्लस 18 लाख प्लस 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 प्लस, ये देखो डिवेंचर्स, मैंने बोला था ना कभी भी डिवेंचर सीधा नहीं देगा। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12%, कितना आ जाएगा मेरा? आ जाएगा 10 लाख रुपए। हो गया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 26 और 36,000, हो गया बात करना 36 लाख रुपए। डन, कितने से कटेगा? 20, ये आ गया 20%। बात खत्म। ये हो जाएगा 36 इंटू 2, ठीक है डन, 720। तो आ जाएगा हमारे पास 7,20,000 डिवाइडेड बाय 36, 1 2 1 2 3, 3 से 3 यहाँ काट दो, 1 से 1 यहाँ काट दो, 36 10 जा, 36 2 जा, 1 5 आ जाएगा हमारे पास 20%। मतलब हमारा ईबीआईटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 20%। बाकी तो एग्जैक्टली डिट्टो ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने ऊपर सॉल्व किया था, बस देख लेंगे अपन, बात खत्म, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली सेम चीज थी। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पुराने वाले से ज्यादा इजी केस था ये। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले वाले कंसेप्ट पे। कहाँ गया अगला वाला कंसेप्ट? ये रहा।
पता है इसमें ना एक चीज बस डिफरेंट बोलेगा, बताऊं क्या? अभी तक हमारा न्यू कैपिटल पे जो रिटर्न थी ना वो सेम आई थी पुराने से, अब नए वाले पे बोलेगा मेरी रिटर्न जो है वो अलग है। तो पहले अपन जैसे मान लो पुराना मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा था 20%, अब बोल देगा या तो 23% है तो टोटल पे 23 लगा के आ जाना, मेरा नया ईबीआईटी आ जाएगा। या फिर बोलेगा मेरे पुराने वाले इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उससे 2% ऊपर है, मतलब अगर मेरा पुराना 20% था तो नया वाला कितना आएगा +2%, 22% हो जाएगा। ठीक है डन, ये वाला काम कर देंगे उसमें। और सिर्फ ये देखना, वी विल फाइनली मल्टीप्लाई द न्यू ROI, मतलब हमारा 23% विद द टोटल कैपिटल आफ्टर रेजिंग द न्यू कैपिटल, जितना टोटल कैपिटल होगा अब हमारा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। उससे हमारा न्यू ईबीआईटी आ जाएगा, और जैसे ही न्यू ईबीआईटी आ जाएगा देन वी विल कैलकुलेट अर्निंग्स और एमपीएस और टेक आवर डिसीजन, बात खत्म। जैसे मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। बस एक चीज अगर नहीं समझ में आए या फिर हल्का सा तेज लगे तो थोड़ा सा स्लो करो और आराम से पढ़ो, बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। इसके बाद मेरा लास्ट ही टॉपिक बचता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है, वो बोलता है इनडिफरेंस पॉइंट। मैंने आपको इनडिफरेंस पॉइंट कॉस्ट में बहुत बार बताया है तो एफएम में भी बताता हूं। इनडिफरेंस पॉइंट क्या है यार? इनडिफरेंस पॉइंट मतलब का जनरल मतलब होता है कि कभी भी अगर मैं दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हूं कि यार ये भी मेरे को सेम बेनिफिट दे रहा है ये भी सेम बेनिफिट दे रहा है, उसे बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। ये देखो, अगर ऑप्शन एक है जिसमें मैं 60% इक्विटी ले रहा हूं और 40% डेट ले रहा हूं, दूसरा ऑप्शन 40% इक्विटी 30% डेट 30% प्रेफरेंस, ऑप्शन 3 100% इक्विटी, ऑप्शन 4 60% डेट 40% प्रेफरेंस। पता है अगर इन चारों में अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, मैं कैसे ऑप्शन को चूज करता हूं, या तो मेरी अर्निंग्स ज्यादा हो या एमपीएस ज्यादा हो। अगर इन चारों केसेस में मेरी अर्निंग्स सेम आ रही है तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ना यार कि 1 ले लूं 2 ले लूं 3 ले लूं या 4 ले लूं। तो इसीलिए इनडिफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा अर्निंग्स जब मेरे दो डिफरेंट केसेस में अर्निंग्स सेम आ जाएगी, मतलब जब मेरे दो ऑप्शंस की अर्निंग्स सेम आ जाएगी ना, उसे बोलेंगे हमारा इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे इंटरेस्ट अलग होगा, यहां पे इंटरेस्ट अलग होगा, लेकिन मेरी अर्निंग्स सेम आ रही है। कैसे? दोनों में ईबीआईटी अलग अलग होंगे। ये देखो, यहां पे इंटरेस्ट कितना है मेरा 40%, मान लो मेरा 100 रुपए की ईबीआईटी थी और 40 रुपए का मेरा इंटरेस्ट लग गया, कितना बचा अर्निंग्स 60 रुपए। यहां पे देखो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड मान लो 30 रुपए का है, मेरा डेट भी 30 रुपए का है। ठीक है, लेकिन 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 पता है, जैसे मान लो सिंपल मेरा 120 रुपीज का मान लो ईबीआईटी है तो कितना आ जाएगा मेरा अर्निंग्स 60 रुपीज। ये देखो अर्निंग्स तो सेम आई लेकिन मेरा ईबीआईटी अलग था। ठीक है, तो ईबीआईटी सेम नहीं होता है, ईबीआईटी अलग होता है, लेकिन अर्निंग्स हर एक ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर मेरी सेम हो जाती है। तो बस इसी से मेरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, ये देखो, अर्निंग्स ईपीएस 1 मेरी ईपीएस 2 के बराबर हो जाएगी। हाँ मेरे भाई, दोनों ऑप्शन की ईपीएस बराबर। ईपीएस कैसे निकलती है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसे निकलती है। हाँ अमित भाई ऐसे निकलती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ, फिर उस पूरे में से टैक्स माइनस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ डन, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो, सेम मेरा ऑप्शन 1 सेम मेरे ऑप्शन 2 में जो डिफरेंस आएगा, बात खत्म। अब पता है क्वेश्चन अपन को कैसे पूछेंगे, ये दोनों अपने को फॉर्मूला पता चल गया इनडिफरेंस पॉइंट का। क्वेश्चन बोलेगा कि इनडिफरेंस पॉइंट है, ठीक है, हमें ईबीआईटी निकाल के दिखाओ। बस इसमें से कोई एक मिसिंग फिगर दे देगा, बोलेगा निकाल के दिखाओ, अपन निकाल के आ जाएंगे, बात खत्म। दैट्स इट, डन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे में। ये जब अपने को फॉर्मेट पता चल ही गया कि इनडिफरेंस पॉइंट पता चल गया कि ईपीएस दोनों का बराबर होता है, ईपीएस निकालना आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से, बस बात खत्म, दोनों को सॉल्व बराबर कर देंगे और यहाँ पे से कोई भी एक सॉल्व करने बोलेगा, हम सॉल्व करके आ जाएंगे, दैट्स इट, डन। अब देखो, जब मेरी ईबीआईटी इनडिफरेंस पॉइंट के बराबर होगी ना, तो चूज एनी प्लान, कोई भी प्लान में चूज कर लूं चलेगा। अगर मेरी ईबीआईटी मेरे 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 इनडिफरेंस पॉइंट से कम है ना,
तो मैं चूज करूंगा वो वाला प्लान जहां पे मेरी ईबीआईटी बाई ईबीटी है, जिसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, मेरा फाइनेंशियल लिवरेज कम होगा। और अगर मेरी ईबीआईटी ज्यादा है मेरे इंडिफरेंस पॉइंट से, तो मैं वो वाला प्लान चूज करूंगा जहां पे मेरा फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा अपने को, याद रहेगा क्या? देखो, सबसे पहली चीज, अगर मेरा ईबीआईटी मेरे इंडिफरेंस पॉइंट के बराबर है तो मैं क्या चूज करूंगा? कोई भी चूज कर लो। अगर मेरा ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट के कम है तो क्या चूज करूं? वो ऑप्शन जहां पे मेरा फाइनेंशियल लिवरेज कम हो। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब ईबीआईटी बाई ईबीटी पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बात खत्म। अब उसके बाद थर्ड वाला केस जहां पे मेरी ईबीआईटी ज्यादा है, किससे? मेरे इंडिफरेंस पॉइंट से, तो वो वाला ऑप्शन चूज कर लो जहां पे मेरा फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है। बात खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं क्या? चलिए देखते हैं। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछे और कितनी आसानी से सॉल्व होगा। कंपनी के पास 31,25,000 चाहिए कंपनी को। इसके पास तीन ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। इफ द कंपनीज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर इतना, 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 इतना एंड इतना, पांच केस बता दिए भैया। डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर अंडर ईच ऑफ द थ्री फाइनेंशियल प्लान्स, अज्यूम अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट। पता है अपने पास यहाँ तीन ऑप्शन नहीं दिए, तीन ऑप्शन तो दिए ही हैं, प्लस पांच ईबीआईटी भी बता दिए, मतलब मेरे पास पांच दिया, 15 केस बनने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक, डन। ये देखो, पांच केसेस तो मेरे ऑप्शन 1 के बन जाएंगे, पांच केसेस मेरे ऑप्शन 2 के बन जाएंगे, पांच केसेस मेरे बन जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन के। ये देखो, मैं कोई एक पकड़ के आपको सॉल्व करवा दूं क्या? बाकी आप खुद से कर लोगे? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ। अगर मान लो मेरा ईबीआईटी है 2,50,000 रुपये, मैं ये वाला केस पकड़ता हूँ, ठीक है, मेरी ईबीआईटी है 2,50,000 रुपये। इसने क्या बोला? मैं वन में ऑप्शन वन में ऑप्शन वन में सारा का सारा इक्विटी शेयर से इशू कर रहा हूँ। कोई इंटरेस्ट वगैरह दिया क्या? नहीं दिया मैंने। तो अर्निंग पर शेयर क्या आ जाएगा मेरा? इतना डिवाइडेड बाय 3,12,500 शेयर्स आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, कंपनी इश्यूज इतना इक्विटी शेयर्स एंड इतना डिबेंचर्स ऑफ 8%, तो 1562500 इंटू 8%, इतना मेरा इंटरेस्ट जाएगा। 2,50,000 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? 8% का इंटरेस्ट काट दो माइनस टैक्स, पुराने वाले में भी टैक्स जाने ही वाला था। ठीक है डन। ये देखो, ये आया ईबीटी माइनस टैक्स 1,00,000 रुपए का, ये आ गया 1,50,000 रुपये डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, अब सेकंड वाला केस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 156,250 इंटू 8%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा 1,25,000 रुपये। बात खत्म। उसमें से टैक्स माइनस करूंगा, दैट्स इट डन। पैट आ गया, बात खत्म, सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन की तरह यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। कोई दिक्कत आई मेरे को? कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड, जिसकी अर्निंग ज्यादा होगी वही चूज करेंगे ना यार, क्या दिक्कत है? डिटरमाइन द ईबीआईटी ईपीएस in difference points by the formula between financial plan 1 and plan 2 and plan 1 and plan 3। प्लान 1 और 2 के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, प्लान 1 और प्लान 3 के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी दोनों के केस में प्लान 1 और ईबीआईटी क्या दिया हुआ था? ईबीआईटी मेरा दोनों केसेस में अपन ये पकड़ के चल रहे हैं ना, ठीक है, ईबीआईटी था 2,50,000 रुपये माइनस इंटरेस्ट कुछ था क्या? कुछ नहीं था, इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स था अपना 40%, 0.4। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ था नहीं, डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने थे अपने? 3,12,500। प्लान 2 में इज इक्वल टू 2,50,000, ये कितना आ जाएगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये देखो, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद है क्या? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है डन। यहाँ पे अपने को ये सॉल्व करके आना है। पहला वाला केस, ईबीआईटी ले लिया, डन कर दिया, ईबीआईटी ले लिया, डन कर दिया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा,
अपने को ऐसा केस निकालना है जहां पे मेरा दोनों का अर्निंग पर शेयर बराबर आ जाए। तो वो अपना आने वाला है 2,50,000 रुपये। देखो इस फॉर्मूले को मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपली अप्लाई किया है। EBIT ये देखो 0.6 EBIT यहाँ पे आ जाएगा, 1.2 EBIT आ जाएगा। EBIT की वैल्यू अपनी आ जाएगी बस 2,50,000 शेयर्स पे। 2,50,000 अगर मेरी EBIT है, मतलब मेरा दोनों ऑप्शन सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर मेरे को गारंटी करके देने वाला है। दैट्स इट, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है। EBIT अपने को EBIT निकालने बोला था, तो बस मैंने EBIT को कांस्टेंट रख दिया, बाकी सारी चीजें डाल दी, बात खत्म, आंसर अपने हाथ में आ गया। ये देखो प्लान 1 और प्लान 3 के बीच में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ EBIT को कांस्टेंट रहने दिया। ये देखो कांस्टेंट रहने दिया, बाकी अपने पास EBIT आ गया यहाँ पे, डन, सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड 5th क्वेश्चन पकड़ते हैं। RPS कंपनी प्रेजेंटली हैज 36 लाख इन द डेट आउटस्टैंडिंग बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, इट विशेस टू फाइनेंस 40 लाख का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव्स। ठीक है, 12% प्रीफर्ड स्टॉक विद इन 11% डिविडेंड एंड सेल ऑफ कॉमन स्टॉक 16 रुपए। द कंपनी इज प्रेजेंटिंग 8 लाख स्टॉक्स है इसके पास। द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 15 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर द 3 अल्टरनेटिव्स। तीनों अल्टरनेटिव्स में सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही करके आएंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन डेट एंड द कॉमन स्टॉक। डेट वाले ऑप्शन में और कॉमन स्टॉक वाले ऑप्शन में अपने को निकालना है। क्या है यहाँ पे, इट विशेस टू फाइनेंस कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव्स। पूरा डेट ले लेंगे 12% पे, या स्टॉक ले लेंगे इतना परसेंट पे, और सेल ऑफ कॉमन स्टॉक एट द रेट ऑफ 16 रुपए पर शेयर। इतने दोनों ऑप्शन में से अपने को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, EBIT माइनस जो फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों का बराबर करके आ जाएंगे, अपने पास EBIT आंसर हाथ में आ जाएगा। ये देखो दिखाता हूं यहाँ पे किस किस का बोला, एंड द कॉमन स्टॉक वाले केस में। ये देखो ये वाला केस डेट एट द रेट ऑफ 12% और कॉमन स्टॉक वाला केस, इन दोनों को सेम करके आ जाना है, बात खत्म, EBIT अपना निकल के हाथ में आ जाएगा। 6th वाला क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्टली डिक्टो सेम है। देखो, इस कंसिडरिंग टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख रुपए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EBIT एट विच द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग विल ऑकर। इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है इन दोनों के बीच का। दैट्स इट, डन। इनडिफरेंस पॉइंट तो आप ऐसे करके सॉल्व करके आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब तो फॉर्मूला याद हो गया ना इनडिफरेंस पॉइंट का, क्या, दोनों के EPS को अपने को सेम करके आना है, दोनों की EPS सेम हो जाएगी, EBIT को कांस्टेंट रख देना, मेरा अपने आप EBIT हाथ में फेंक देगा कि यार ये EBIT अपनी होनी चाहिए थी। समझ में आया क्या गाइस, समझ में आया? तो कितनी आसानी से अपन ने ये वाला चैप्टर खत्म किया, और मैक्सिमम अपने को 40 से 45 मिनट्स लगे हैं, और बहुत प्यारे तरीके से अपन ने चैप्टर सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। अपने को एक सबसे पहला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा कि मेरे पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, A B C। इसमें बोलेगा मैंने पूरी इक्विटी ली है तो मेरा इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर कम आने वाली है। दूसरा ऑप्शन बोलता है मैं पूरा डिवेंचर लूंगा तो इसमें पहले इंटरेस्ट का इतना खर्चा आ जाएगा, मेरी अर्निंग गिर जाएगी, इसलिए भी मेरा अर्निंग पर शेयर कम आएगा। तीसरा ऑप्शन बोलेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। अब बोलेगा तीनों को चूज करो, कैसे चूज करूंगा, जिसमें मेरी अर्निंग पर शेयर या फिर मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा आ जाएगा वो चूज कर लूंगा, बात खत्म। सेकंड हमने पढ़ा कि जब हमारा EBIT इंक्रीज हो जाता है, कैसे पता चलेगा EBIT इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात कहेगा, जैसे ही कह देगा अपन EBIT अपना नया वाला लेके आ जाएंगे, वो भी पढ़ा। तीसरा बस पढ़ा अपन ने इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब मैं दोनों ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हूं। क्यों कंफ्यूज हूं? दोनों का EPS मेरा सेम है, दोनों का EPS सेम करके आ जाओ, EBIT अपने आप हाथ में आ जाएगी। कोई दिक्कत आई क्या? कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया ना। FM बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप हल्का सा दिमाग लगा के और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देखो मैंने 3 चैप्टर पढ़ा है, तीनों में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पकड़ के चला हूं और उसी से सॉल्व कराया है, उसी से सॉल्व होगा। FM इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा आसान होती है। और अब हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम लेके आ रहे हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो जल्दी से अपन उसको भी खत्म करेंगे और बहुत प्यारे तरीके से FM को रिवाइज करेंगे। और मेरा सबसे प्यारी लाइन कि अब आपको कॉस्ट FM दोनों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में आपके अमित भाई आपके साथ है ना। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि खुशी से पेपर देंगे तो मार्क्स झक मार के अपने पीछे आएंगे। ओके गाइस, टेक केयर।